आइए यहां पे एक बात देखो कि इसकी जो एनर्जी होगी, अगर आप स्प्रिंग को छोड़ दोगे नहीं तो आपको क्या लगता है स्प्रिंग कैसा मोशन करेगा? कैसा मोशन करेगा? स्प्रिंग को कभी आपने कंप्रेस करके छोड़ दिया है तो उसका मोशन देखा है कभी आपने? किस तरह का मोशन करता है? क्या वो मोशन टू एंड फ्रो होता है? हाँ होता है। मीन पोजीशन के आगे पीछे मोशन करता है नहीं करता है? बिल्कुल। और इस तरह के मोशन में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। आप ही बताइए, अगर एसएसएम तो नहीं पढ़ा है अभी आपने, लेकिन हम पहले भी बताए थे एसएसएम का कंडीशन होता है कि अगर फोर्स जो लग रहा है वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो जाए तो ये एसएसएम होता है, ये वाला मोशन होता है। क्या यहां पे है कि नहीं है? नहीं है, एसएसएम शो करेगा वो। आप वो जो टू एंड फ्रो मोशन कह रहे हैं, इस मोशन को हम लोग एसएसएम कहते हैं। इस एसएसएम का आपको टाइम पीरियड वगैरह सब कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। हम लोग उतना नहीं करेंगे, सिर्फ एनर्जी देखेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड आपको पता ही है कैसे निकालते हैं एसएसएम का, 2 पाई रूट एम बाई के। याद है स्प्रिंग में लिखवा चुके हैं, ये रे बकलाल स्प्रिंग में लिखा है टाइम पीरियड, याद है सीरीज पैरेलल के केस में वहां पे लिखा दिया है ये बात। कम से कम इतना तो याद रखो कि पढ़ाए हैं, क्या याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ाए हैं ये स्मरण रहना चाहिए। नहीं लगाएंगे हेडिंग एनर्जी ग्राफ फॉर स्प्रिंग। स्प्रिंग का एनर्जी ग्राफ, किस तरह से एनर्जी इसमें फ्लक्चुएट करती है, चेंज होती है। देखो सर, मान लीजिए स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है, स्प्रिंग का ये नेचुरल लेंथ है x इक्वल टू 0 पे। आपने स्प्रिंग को मान लो कंप्रेस किया, तो जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करिएगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, हो गया कितना, जितना आपने किया नहीं, और कितना किया मान लेते हैं x, नहीं ये मान लीजिए नेचुरल लेंथ था, इससे आपने x कंप्रेशन किया माइनस ऑफ x। एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाया होगा आपने? इस तरफ लगाया होगा। स्प्रिंग फोर्स किधर लगा होगा सर? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। ठीक, अगला केस आप इसे एलोंगेट कर दीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए हमने इसे खींच के थोड़ा बड़ा कर दिया, इसमें एलोंगेशन मान लीजिए हुआ है प्लस एक्स, यस और नो? नहीं, यहां पे एक्स नहीं रखते हैं, यहां पे ए रखते हैं, बढ़िया है, बाद में इस एक्स का यूज भी करेंगे हम लोग। ए एलोंगेट मान लीजिए आपने किया, ठीक है, और बाद में यही ए जाके ना एम्पलीट्यूड के नाम से जाना जाएगा। याद होगा अगर आपने वेव्स पढ़ा है थोड़ा सा भी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अगर इसमें एम्पलीट्यूड का जिक्र होगा तो ये सवाल होगा, और एम्पलीट्यूड बोल के सवाल जेई पूछ चुका है, इसी को एम्पलीट्यूड बोल के सवाल समझ पाए। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन ऑफ एसएसएम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, जिसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे वेव का इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है, यहाँ पे ये a जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसको यहाँ पे अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे छोटा a रखाएगा। खैर कोई बात नहीं, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला मामला समझ रहे हैं सर? है, बहुत बढ़िया। तो जब स्प्रिंग को आप x एलोंगेट करते हैं, नहीं, if the mass attached with spring perform HSM। कैसे पता चला सर? स्प्रिंग फोर्स के फॉर्मूले से।
नहीं, इसका जनरल जो फॉर्मूला था उससे ये पता चला कि F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इससे ये पता चलता है कि SSM शो करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। नहीं, और इस वक्त इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन से इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं कितनी हो जाती है, तो कितनी हो जाती है, देखो कितनी दी, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। किसी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है कि नहीं होती है? बहुत सुंदर। तो अगर हम बात करें, ध्यान दो, ये नेगेटिव में एक्सट्रीम है, मान लेते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, तो नेगेटिव में एक्सट्रीम है और ये पॉजिटिव में एक्सट्रीम है। तो सो फॉर द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन की अगर हम बात करें, नहीं तो ये कितना हो जाना चाहिए, U इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। ए पॉजिटिव नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन दोनों चलेगा ना बाबू? नहीं, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन मतलब ये हो गया तुम्हारा x इक्वल टू प्लस माइनस ए, कोई भी चलेगा, हाँ या ना? बोलो आप हमें ये बताइए, अगर a इसका एम्पलीट्यूड हो, नहीं a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड, a क्या है, a है को हम लोग कहते हैं वेव के सेंस में एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, जो कि होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये है, इतनी एनर्जी इसके पास हो सकती है मैक्सिमम। और आपको याद होगा कि अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। या ऐसा सोचो ना कि आपने इसे खींच के यहां तक लाके रखा है, इसके पास इस पॉइंट पे क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक जीरो, रेस्ट में होगा। जैसे छोड़ोगे मीन पे आते आते मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ये, फिर धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी जीरो, वेलोसिटी जीरो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करती है। तो एनर्जी का ऑसिलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, एनर्जी यहाँ पे पेरियोडिकली ऑसिलेट नहीं कर रही है क्या? बिल्कुल ऑसिलेट करती है, नहीं। तो ये जो एनर्जी इसकी है, दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और यही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, काइनेटिक। जब एनर्जी मैक्सिमम होगी पोटेंशियल, तो उस वक्त काइनेटिक नहीं होगी इसके पास, मतलब टोटल एनर्जी इतनी के बराबर होगी। तो ये भी तो कह सकते हैं ना, इसकी टोटल एनर्जी ये ही है, टोटल एनर्जी इतनी होगी इस सिस्टम की, टोटल एनर्जी मतलब E इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, हाफ के ए स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? इसको तुम ये भी कह सकते हो, ये ऐसा इसीलिए हुआ है कि बिकॉज एट एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइनल वेलोसिटी कितनी रही है, जीरो, मतलब पोटेंशियल इसके पास, काइनेटिक तो है ही नहीं एक्सट्रीम पे, और एक्सट्रीम पे इसके पास पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर होना जो चाहिए था वो जीरो है एक्सट्रीम पे। मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि नाउ काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट अगर बात करें, या एट एनी पोजीशन अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको टोटल एनर्जी, ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो भाई जो भी टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी है E, उसमें से उस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस कर दीजिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, नहीं आएगी भाई। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको इसकी निकालनी है, तो जो टोटल एनर्जी है उस पोजीशन पे जो पोटेंशियल है माइनस कर दीजिएगा, तो उस पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगी, हाँ या ना? बस मतलब ये हुआ, किसी भी रैंडम पोजीशन पे पोटेंशियल कितनी है, देखो हाफ के एक्स स्क्वायर, और मैक्सिमम एनर्जी हाफ ए के स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यस और नो? तो के ये काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? तो ये के कांस्टेंट है, तो ये काइनेटिक एनर्जी है बाबू,
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इस एसएसएम में। छापिए पहले फिर बात करें। कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि किसी भी रैंडम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपने इसे एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचा दिया, यानी एक्स का डिस्प्लेसमेंट, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पहुंच गया कितना ए, तो भाई मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गई कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा, कितना नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसीलिए वो जीरो हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जिसका वैल्यू जीरो है, दोनों का सम अप टोटल एनर्जी होती नहीं होती है, जो कि होगा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर, क्योंकि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो आप कह सकते हैं, अगर आपको ये पूछा जाए कि किसी भी रैंडम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी जितनी टोटल एनर्जी है माइनस उस पॉइंट पोजीशन पे जितनी पोटेंशियल है, तो टोटल एनर्जी कितनी है हाफ के ए स्क्वायर, और करंट ये पोटेंशियल उस रैंडम पोजीशन पे कितना है, किसी भी पोजीशन पे हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें से हाफ को हमने माइनस लिया, हाफ के को बाहर कर लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन। आई बात समझ में? चलो इसे प्लॉट कर लेंगे। देखो एक बात तो यहां से समझ में आ गई है आपकी कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, एक तरह से ये टोटल एनर्जी, ये आपको काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, और किसके बराबर ये हो जाता था, ये हो जाता था हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक तरह से आपको जनरल फॉर्मूले की तरह ट्रीट करेगी। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला हेल्प कर देगा। आइए शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि U मैक्सिमम कितना हुआ है, हाफ के ए स्क्वायर हुआ ना, और ये कहां पे हुआ है सर, एक्सट्रीम पे, एट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे x का वैल्यू प्लस माइनस a होता है नहीं, और यहीं पे अगर हम बात करें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की, तो वो कितना है सर, जीरो, और ये होता है कहां पे, एट मीन पोजीशन, नहीं मीन पे मतलब x बराबर जीरो पे। उसी तरह से अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछा जाए, काइनेटिक एनर्जी आपसे अगर मैक्सिमम पूछा जाए, तो ये कितना हो जाता है, हाफ, बोलो बोलो, हाफ की ए स्क्वायर। सुन लो, ए कहां पे है, ये नहीं, ये मैक्सिमम नहीं है, ये है मीन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पे होती है, एक्सट्रीम है ना ये, एक्सट्रीम पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो न होती है। आप ए लिखे तो हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब हम ये पोटेंशियल थोड़ी लिख रहे हैं, ये काइनेटिक लिख रहे हैं, और काइनेटिक मीन पे मैक्सिमम होता है, जिसका वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा एनर्जी का, हाफ के एक्स स्क्वायर से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कैरी करेगा ये भी, तो मैं तो बोल रहा एक्स स्क्वायर होगा, मतलब हाफ मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी की कितनी है पूरे में, हाफ के ए स्क्वायर हो सकता है। तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वहां पे पोटेंशियल जीरो, तो मैक्सिमम के बराबर हुआ ना सर, नहीं समझे बात को, नहीं ये मीन पे हुआ है, मैक्सिमम एट मीन, ठीक है, नहीं जहां पे x जीरो होता है। ऐसे भी समझ लो, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखो तो जरा, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन अगर आप देखिएगा तो मीन पे x जीरो, बताइए समझ पाए बात को, नहीं, गुड। और मिनिमम की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कितना हो जाएगा, हाफ जीरो होगा, मिनिमम जीरो, और ये कहां पे होता है, एट एक्सट्रीम पे, नहीं जहां पे x का वैल्यू प्लस माइनस a होगा, a रखोगे ये कट्टो कट्टो जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगी। क्या पोटेंशियल हो गया, काइनेटिक हो गया, अच्छा टोटल एनर्जी बताइए, टोटल जो एनर्जी है ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी होगी सर, हाफ के ए स्क्वायर, जो कि हमेशा कांस्टेंट होगी, यस और नो। टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, बोलो, जो कि हमेशा कहां होगी, कांस्टेंट, कहां पे, एट ऑल पोजीशन, कहीं भी, कहीं भी। क्या समझ पाए? प्लॉट करें इसे, पहले प्लॉट कर लेते हैं।
तो हम लोग इसको प्लॉट कर रहे हैं। ये हमारे पास एनर्जी एक्सिस है और ये पोजीशन एक्सिस। ठीक है, एनर्जी एक्सिस और ये पोजीशन एक्सिस। आपको अगर सिचुएशन याद होगा स्प्रिंग का तो याद जरा करिएगा। ये नेचुरल लेंथ था x इक्वल टू 0 पे। इसके बाद आपने इसे कंप्रेस कर दिया था, नहीं, मान लीजिए ये पोजीशन O है, ये पोजीशन A है, कंप्रेस किया था तो कितना कंप्रेशन हुई थी मिला जुला के? नेगेटिव A, याद आ रहा है? उसके बाद आपने इसे एलोंगेट किया था, नहीं, और एलोंगेशन कितना हुआ था? एलोंगेशन का डायरेक्शन ये था जो कि वैल्यू A था, प्लस A मान लेते हैं, इस पोजीशन का नाम B दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे हुआ है क्या? इस पॉइंट पे इसके पास कितनी एनर्जी होगी? जो भी एनर्जी है मैक्सिमम कंप्रेशन के फॉर्म में, ये दोनों फॉर्म में, अभी तो ये डिफॉर्मेशन था ना, ये तो जीरो, अभी कुछ एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं है इसमें, अभी कुछ एनर्जी स्टोर्ड इसकी नहीं है। मैक्सिमम एनर्जी कहां होता है? मैक्सिमम इसके पास होती है एक्सट्रीम पे, जब x का वैल्यू a होगा। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे बताइए, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सर? पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी होगी बोलो ना रे? अरे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी x का वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी, अरे भाई जब नेचुरल लेंथ में होगा तो उसके पास कोई एनर्जी होगी क्या? तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हुआ, पोटेंशियल एनर्जी 0 हुआ ना। काइनेटिक एनर्जी बोलो तो भाई 0, कोई एनर्जी है ही नहीं, तो टोटल एनर्जी भी 0। ठीक है, अब बताइए इस केस में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, रेस्ट पे होना चाहिए, तो टोटल एनर्जी तो हाफ के a स्क्वायर होना चाहिए। रेस्ट में मतलब टोटल एनर्जी स्टोर्ड, मतलब वही कांस्टेंट रहेगा तो x का वैल्यू कितना है? 0, तो एनर्जी कितनी हो गई? बस। लेकिन अभी स्प्रिंग अगर रखा हुआ है नेचुरल लेंथ में, क्या उसके पास कोई एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब उसमें डिफॉर्मेशन आप करते हैं। आपने जब वर्क करा तो एनर्जी स्टोर हुई, टेबल पे रखा हुआ है, मन मन वर्क कर रहे हैं, तो कहां से एनर्जी आएगी उसमें? इस केस में एनर्जी नहीं होगी इसके पास, एनर्जी तो अब आएगी ना जब उसको आप डिफॉर्म करेंगे। समझ पाए बात को? है गुड। तो आप ये बताइए इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, बोलिए इस पॉइंट पे कितना? हाफ के a स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? एक्सट्रीम पे बता रहे हैं, ये एक्सट्रीम है, बीच में कहीं x भी हुआ होगा, नहीं, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे 0, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल के बराबर हो जाती है। यहां भी वही होगी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के a स्क्वायर होगा और k बराबर, सॉरी यहां पे, हाँ, और k बराबर यहां भी 0 होगा। बीच में कहीं इसकी एनर्जी पोटेंशियल और काइनेटिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करती होगी, x वाले पोजीशन पे, रैंडम पोजीशन पे। क्लियर है? गुड। तो हमारे पास एक पोजीशन O है, एक मान लेते हैं नेगेटिव में A है, और एक मान लीजिए पॉजिटिव में हमारे पास B है। कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करें। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0 पे, मीन पे इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और फिर एक्सट्रीम पे क्या हुआ है? हाफ के x स्क्वायर, पैराबोलिक होगा, x स्क्वायर का ग्राफ बनेगा ना। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा सर? क्या लगता है? ऐसा शो करेगा, ये यहां से यहां तक जाएगा, बढ़ेगा, धीरे, देखो नेगेटिव से धीरे धीरे मीन की तरफ जा रही है, बढ़ रहा है, फिर मीन से हम लोग मैक्सिमम एक्सट्रीम से, सॉरी मीन से फिर एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी घट रही है। मतलब ये वही हुआ कि आप इसे, पहले आपने क्या किया,
पहले आपने इसे कंप्रेस किया, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे आई, मीन पे जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, फिर आप इसको छोड़े तो काइनेटिक एनर्जी आई, तो अब एक्सट्रीम पे जाके फिर से ये रुक गई जीरो। कई बात समझ में? बोलो, ये कर्व समझ में आया? ये वाला पार्ट ठीक है? बोलो, मन में कोई डाउट नहीं? गुड। ये किसका ग्राफ है? ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो गया आपका। अभी हमें पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का भी करना है, ये एनर्जी है। अब आप हमें ये बताइए कि ये एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो कि मैक्सिमम? मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम ना होगा सर? एट एक्सट्रीम पोजीशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। बोलो, मीन पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो और फिर से एक्सट्रीम पे पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम नहीं होता है? बोलो, तो इसका ग्राफ कैसा होगा पोटेंशियल एनर्जी का? मैक्सिमम से नहीं, मैक्सिमम से घटते घटते जीरो और जीरो से होते होते फिर मैक्सिमम, मतलब इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। नहीं? बोलिए, ये ग्राफ समझ पाए? ये ग्राफ किसका रहा? ये ग्राफ आपकी पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये वाला ग्राफ आपका पोटेंशियल एनर्जी का है, समझ पाए? और टोटल एनर्जी जो होती है, देखो एक ऐसा पॉइंट होता है ये जहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल हाफ हाफ मतलब बराबर बराबर होती है, इस वाले पॉइंट पे। तो यहां पे और ये वाला जो ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ किसका है? ये वाला ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा? एनर्जी का सर। एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, ये है टोटल एनर्जी। ऑलवेज भी कांस्टेंट नहीं होगा, एक फिक्स एनर्जी नहीं होगी, ऑलवेज भी कांस्टेंट। बोलो, बस टोटल एनर्जी। ये हो गया आपका एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल। नोट करिए, यहां पे अगर चाहे तो इसे एक लाइन लिख भी लीजिएगा, क्या कि इट मींस काइनेटिक एनर्जी चेंजेस parabolically with respect to position, but total energy remains always constant, always constant irrespective to position of the mass, to position of the mass, पोजीशन से। इसको नोट कर लीजिए। पहले वाले का आंसर 25 यू होगा। देखो आपको पता है कि u इक्वल टू होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। नहीं, अगर हम बात करें कि देखो उसी स्प्रिंग को अलग अलग x दिया गया है, क्योंकि अगर स्प्रिंग सेम है तो k भी सेम होगा, इसका मतलब x अलग अलग हुआ है ना। तो u1 इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर और u2 इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर। बोलो, क्योंकि k सेम है। अगर इन दोनों का रेशियो कर दें हम लोग u1 u2 का, तो हाफ हाफ खत्म हो जाएगा, k खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? x बाय x2 का स्क्वायर। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी का बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि अगर 10 मीटर लॉन्ग
सॉरी क्या है, एक लॉन्ग 2 सेंटीमीटर खींचते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी U होती है। तो U पोटेंशियल एनर्जी है, तो 2 सेंटीमीटर आपने खींचा। अब हमसे ये पूछा गया है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी हमें मतलब U2 फाइंड करनी है ताकि इस कितने स्टोर होने से 10 सेंटीमीटर खींचने से हो जाए। तो क्या करेंगे, x1 x2 का वैल्यू रख दिए। पहला वाला बोल रहा है U है, दूसरा वाला हमें पता नहीं, तो क्या करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, U बाय U2 इक्वल टू 4/100, 25 चौका 100। तो आप ही बताइए कि U इक्वल टू जो U2 आया, U2 इक्वल टू कितना हो गया, बोलो 25U। 25U समझ पाए, क्लियर है। नोट करिए, अगला सवाल बनाइए। देखो सीधी सी बात है, इसमें ये कहा गया कि स्प्रिंग कांस्टेंट K है, मतलब K का वैल्यू दे रखा है और 5 सेंटीमीटर से अनस्टेज पोजीशन 5 सेंटीमीटर तक खींचा और कह रहा है कि अगले 5 सेंटीमीटर तक खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ा। बताओ 5 सेंटीमीटर से अगले 5 सेंटीमीटर, मतलब कुल मिला के 10 सेंटीमीटर फाइनल पोजीशन इसका हो गया। आप ही बताइए कि वर्क डन, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स है मतलब कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो बताइए शुरू में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी और बाद में कितनी हुई। तो शुरू में बताइए, बाद में कितनी हुई बाबू, हाफ K, तो K ही रहेगा, और बाद में पोजीशन मान लीजिए x2 हुआ और शुरू में कितना था, हाफ K x1 स्क्वायर। अब बताइए शुरू में कोई क्या पोजीशन था, शुरू में वो इनिशियली 5 था और बाद में कितना हुआ, 5 ना, बाद में 10 हो गया ना। तो सीधी सी बात है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू हाफ K कॉमन लेंगे और x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर करिए। हाफ K का वैल्यू कितना है, पुट कर दीजिए, 5 × 10⁻³ x2 माइनस x1 करिएगा तो a + b × a - b होगा ना। तो बताइए 10 - 5 × 10 + 5 कर देते हैं क्या। जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा सर आंसर, सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू सेंटीमीटर में लिए हैं। और तो इसे एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाइड करके क्या कर लें, बाहर कर लेते हैं 10⁻⁻² 10⁻⁻² कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया ना। इससे भी 10⁻², 10⁻² 10⁻² कॉमन कर लिए, सेंटीमीटर है ना, तो हाँ स्क्वायर होगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। अब ठीक है क्या, तो बाय हुआ है तो ऊपर जाएगा तो मैंने होगा, सेंटीमीटर को मीटर बनाए हैं तो डिवाइड 100 ना। ठीक है, हाँ अच्छा कोई बात नहीं। ये होगा 10⁻³ और उधर 4 है तो 4 3 मिलके कितना बन जाएगा 10⁻⁻1। और आपको पता है कि 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा और 10 5 15 बचेगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं, ये 10 तो कट जाएगा ना, 1/10 लिख दें इसे, तो 5 × 2 = 10, कुल मिला के हो जाएगा आपको कितना 15 × 5 = 75/4, 75/4 ना, 18.75 न्यूटन मीटर। नहीं ये ना आएगा। देखो एक बार ध्यान रखना कि अगर ये क्या पूछा है कि वर्क डन, देखो पूछा क्या है, वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच स्प्रिंग, वर्क डन बाय, यहाँ पे आपने स्प्रिंग निकाला है, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव लगाना पड़ेगा, नहीं वो दूसरी, हम ये कह रहे हैं अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलता तो क्या होता, जैसे ऑप्शन होता -18.75 और 18.75, तो क्या करते, -18.75 टिक करते ना यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग। अगर यही पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बोलेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्या पूछा है फर्दर, तो आप जो पूछा है मान लो समझ गए, उस हिसाब से कर देंगे ना। साइन साइन पे भी सवाल पूछा जाता है बाबू। जैसे अगला सवाल देखो, पहले वाले का आंसर होगा 2:1। सीधी सी बात है, कह रहा है कि फोर्स कांस्टेंट है ना, स्टेज विद द सेम फोर्स। आपको पता है कि फोर्स और एनर्जी और एलोंगेशन में रिलेशन क्या है, दे विल हैव पोटेंशियल एनर्जी, F U = F/2K ना, ये था ना, इसका माइनस K हाँ जो भी किसका F² 2K F² 2K होता था ना,
ये वाला रिलेशन लगा देंगे, यस फुल कांस्टेंट है तो के प्रोपोर्शनल इनवर्स ही हो जाएगा। अगर आप U1 को लिखना चाहें तो फोर्स कांस्टेंट 2K1 बोलो, और अगर U2 लिखना चाहें तो फोर्स कांस्टेंट 2K2। अभी बताइए अगर दोनों का रेशियो करिएगा U1 और U2 का तो फोर्स खत्म हो जाएगा ना, 2 खत्म हो जाएगा ना, तो बच जाएगा कि 1/K, मतलब ये हो जाएगा आपका K2/K1। K2 का वैल्यू दे रखा है आपको कितना 3000 और K1 का वैल्यू कितना है 1500, तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका कितना 2:1। तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो हो जाएगा 2:1। बोलिए कोई दिक्कत? इसका माइनस हाफ, इसका आंसर कितना होगा? माइनस हाफ। गलत जवाब। एक देखो इसमें हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन बाय द स्प्रिंग कहाँ है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग जो होता है वो होता है, याद होगा आपको ना, देखो वर्क डन मतलब हो गया क्या, एनर्जी। आप ये भी कह सकते हैं कि W इक्वल टू माइनस ऑफ, चलो काहे इतना हाफ के एक्स स्क्वायर सीधा रख दे ना, आपको पता है कि वर्क डन या एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर पूरे सिस्टम पे, क्योंकि ऑन ईच मास बोला है, ऑन ईच मास, तो ये हुआ टोटल वर्क डन। ये क्या होता है, टोटल वर्क डन हो गया। तो वर्क डन ऑन ईच मास, वर्क डन ऑन ईच मास, एक मास पे वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल का हाफ नहीं, W/2 मतलब 1/4 के एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे बाय द स्प्रिंग है, नेगेटिव होगा नहीं, तो बाय द स्प्रिंग का हो जाएगा कितना, वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर कहे हो तो बाय स्प्रिंग तो नेगेटिव होना है ना, माइनस हाफ 1/4 के एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी। माइनस प्लस का वर्क डन बाय द स्प्रिंग हुआ है कि बाय द सिस्टम हुआ है, ऑन द सिस्टम हुआ है, ये सब सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी आपको। एक सवाल होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए सवाल ये है, ये वाला, इसमें ये कह रहा है कि एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के दोनों सिरों से एक इक्वल मास का दो बॉडी अटैच है, ठीक है। तो हुआ क्या, द मास आर पुल्ड आउट सिमेट्रिकली, इसे भी खींचा गया, इसे भी खींचा, पुल्ड आउट सिमेट्रिकली, मतलब इधर भी F फोर्स लगा और इधर भी F फोर्स ही लगा, फोर्स सेम लगा, तो तब ना सिमेट्रिकली दोनों बराबर जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर स्प्रिंग पूरा स्ट्रेच कितना हुआ x, यानी स्प्रिंग में टोटल एलोंगेशन x हुआ है, इन शॉर्ट ये कह सकते हैं एट सेंटर पॉइंट से ये वाला बंदा x/2 उधर गया होगा और ये वाला ब्लॉक नहीं x/2 उधर गया होगा, ये कह रहे हैं। तब ना पूरा का पूरा सिमेट्रिकली हुआ है। तो वो लोग बोला कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग को इनिशियल लेंथ लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ऑन ईच मास। तो चलो किसी एक मास को उठा लेते हैं, एक मास पे वर्क डन जो होगा वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ रहेगा के एक्स का वैल्यू x/2 आ रहा है, किसी एक के लिए आ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। नियम के हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर बाय 4 आएगा, जो कि आपका आंसर कुछ बच्चे सोच रहे थे कि नियम के हिसाब से 1/8 के एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए, जो कि गलत है। कारण ये है क्योंकि अगर आप यहां से लेंथ ले रहे हैं तो यहां से स्प्रिंग कांस्टेंट भी यही का लेंगे ना, स्प्रिंग कांस्टेंट हाफ लेंथ हुआ है। आपको पता है कि K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है, लेंथ आधा हुआ तो स्प्रिंग कांस्टेंट अब 2K ना हो जाएगा, तो यहाँ पे K के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2K, समझे, खत्म हो जाएगा और ये 1/4 रहेगा। अब ये सही है। एक तो ऐसे सोच सकते थे, सीधा नॉर्मल समझिए कि टोटल वर्क डन x डिस्प्लेसमेंट बनाने के स्प्रिंग को कितना करना पड़ेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, दोनों ब्लॉक पे करना पड़ा, यानी कि टोटल आपको रिस्टोरिंग फोर्स x को लगाने के लिए करना पड़ा, एक पे कितना करना पड़ेगा, एक पे आधा। अरे भाई ये जो वर्क डन करेगा स्प्रिंग, तो थोड़ा इसको भी खींचने में और थोड़ा भी इसको खींचने में वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिकली खींचा गया है, इसलिए इसको लेने में जितना वर्क डन करना पड़ा इसको करने में उतना वर्क डन करना पड़ा होगा। दोनों के वर्क डन का सम हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि दोनों हाफ है, इसलिए एक पे वर्क डन कितना हो जाएगा हाफ के स्क्वायर बाय 2, 1/4 के एक्स स्क्वायर। क्लियर है, समझ पाए? चलिए एक सवाल नोट करिए जिसे होमवर्क के लिए करेंगे, इसे आपको बनाना है, समझा देते हैं। अ बॉडी इज अटैच्ड टू अ लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल स्पाइरल स्प्रिंग। ये कह रहा है कि एक स्पाइरल स्प्रिंग है,
इससे एक बड़ी अटैच है। अब ये कहा कि अगर जैसे इसको हाथ रख के छोड़ो न्यूट्रल लेंथ में छोड़ोगे, जैसे धीरे धीरे छोड़ोगे तो ये एक टाइम इक्विलिब्रियम पोजीशन में एनएलएम में डिस्कस हो चुका है। तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो इसमें कुछ एक्सटेंशन आ जाएगा। ध्यान देना, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो इसमें कुछ एलोंगेशन आएगा, और ये जो एलोंगेशन हुआ है इसका वैल्यू है, कह रहा है x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर से जैसे हाथ जैसे अभी धीरे धीरे हटाए ना तो एलोंगेशन x हुआ। अगर इसे आप सडनली हाथ छोड़ दोगे, स्प्रिंग और ज्यादा खिंचाएगा, तेजी से नीचे गिरेगा। अगर आप धीरे धीरे खींचोगे तो एलोंगेशन कुछ ना कुछ होगा ना। आप हाथ बस हटा लो, स्प्रिंग खटाक से नीचे गिरेगा, फैलेगा। तो हमें लगता है एक्सपेंशन ज्यादा होना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें, कम कि ज्यादा? ज्यादा ही होना चाहिए। तो ऑप्शन तो आपका 2 तो एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में तुम्हें माथा लगाना है, जो कि क्वेश्चन समझ गया ना, अब आसान हो गया आपके लिए, इसे सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। एक दूसरा टाइप का पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में आप डिटेल्स में क्लास 12th में पढ़ेंगे। काफी एक बड़ा सा टॉपिक होगा 12th में। अभी शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के सेंस के लिए कि देखो ये भी एक तरह का कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। होता क्या है कि जब किसी दो चार्ज को, जैसे मान लीजिए आपने Q1 और एक Q2 चार्ज को किसी सेपरेशन पे रखा है R, तो होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। ये एनर्जी क्यों कॉन्फ़िगरेशन में चेंज की वजह से क्यों आती है। अगर मान लीजिए ये दोनों चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, अब ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा विथ इक्वल फोर्स। तो ये रिपेल करेगा तो ये इसे इधर ले जाएगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। और कितना इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पता है होता है कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लगता है। और आपको क्या करना है, इस चार्ज को बनाए रखने के लिए इस पोजीशन पे R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। यस और नो? F एक्सटर्नल लगाना पड़ा नहीं, और ये F एक्सटर्नल जो होगा वो F एक्सटर्नल, और ये F एक्सटर्नल क्या होगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर लगभग होना चाहिए, तब तो आप इसे ओवरकम कर पाएंगे। तो बताइए, एक्सटर्नल फोर्स लगा है तो आपने कुछ वर्कडन किया होगा ना, वही वर्कडन स्टोर हो जाती है इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। एक सिंगल चार्ज का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। जब सिस्टम ऑफ चार्ज होंगे कम से कम 2 तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी जो आपने वर्कडन किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगी, आपको पता है कि वर्क डन के फॉर्म में नहीं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जैसे आप कौन सा वर्क कर रहे हो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक तरह से ये डेरिवेशन हो गया, इक्वल टू आप वर्क डन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है F.dr। अब बताइए, फोर्स इधर लगा है नहीं, आप ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सटर्नल होगा वो इसके बराबर होगा, नेगेटिव इसके बराबर होगा। तो आप चाहो तो इसे ये भी पुट कर सकते हो, F इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक के बराबर नहीं, तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस पोजीशन पे एक R से एक R खत्म हो गया, तो वर्क डन इक्वल टू टोटल कितना हो गया सर? हाँ, एक मिनट बता रहे हैं। वर्क डन इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R। ये जो K होता है इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट होता है। ये एक्चुअल में इसी K का वैल्यू होता है, K का वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है। हाँ, अब यहां पे देखो, ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, फोर्स की टेंडेंसी इधर और डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी इधर है, नेगेटिव होना चाहिए, बोलो। तो यहाँ पे ये वर्क डन नेगेटिव। और बताइए, ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इसके नेगेटिव है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक के नेगेटिव। तो कुल मिला के पॉजिटिव आया ना, कुल मिला के पॉजिटिव आया ना। तो ये वर्क डन कैसा नेचर का हुआ, पॉजिटिव। ध्यान दो, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव पेयर की वजह से, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पेयर की वजह से, अगर फोर्स का नेचर ऐसा होगा, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हेयर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर के बारे में हम लोग पहले भी बात किए थे। आप अगर चाहो तो आपको इसका अगर डेरिवेशन लिखना हो तो आप ये वाला स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए ये वाला स्टेप।
इतना, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। अगर मान लो इस तरह से ये हो गया तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी पॉइंट चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए और वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर V हो, ध्यान दो ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ ना, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, V हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, चार्ज टाइम्स ऑफ पोटेंशियल QV हो जाता है। नहीं समझे बात को? इसे आपने क्या किया, एक पोटेंशियल एक फील्ड में छोड़ दिया जहां का पोटेंशियल V है इस पॉइंट चार्ज को, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल उस फील्ड का। बोलो, नहीं समझे? डिटेल्स में ऐसे हम लोग अभी से चर्चा नहीं करेंगे, बस फॉर्मूला बेस था, कुछ कुछ चीजें पूछी जाती है तो बन जाना चाहिए था सवाल, इसीलिए। आइए सवाल करते हैं। सवाल सिंपल सा है कि एक प्रोटॉन है जिसपे चार्ज पॉजिटिव है, तो हुआ क्या, दो प्रोटॉन को देखो खुद का पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है सर, ठीक है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम डिफाइंड होती है। तो दो प्रोटॉन को आपस में लाया गया, नहीं, टू प्रोटॉन्स आर बाउंड नियर टू वन अनदर, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को करीब करीब लाया गया, दोनों पॉजिटिव था, इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी आप ही बताइए। आपको जब समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या करें, तो आपको क्या करना है, यहां पे चार्ज को रखा, अपने रिपल्सिव फोर्स फील करना किया। अगर चार्ज को नजदीक ले जाओगे तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा कि कम, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो आपको एक्सटर्नल फोर्स भी ज्यादा करना पड़ेगा। आपका एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा होने से आपके द्वारा किया गया वंदन एक्सटर्नल भी ज्यादा होगा, और आप अगर ज्यादा एक्सटर्नल वंदन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज। समझ पाए? क्लियर है? वेरी गुड। अगला सवाल नोट करेंगे।